जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का न्यू टीम अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा हूं। तो उससे पहले मैं एक और आपकी जानकारी बता दें कि हमारे सुनील सर आ गए हैं, जो आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान पढ़ाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाएंगे और पूरी जानकारी बताएंगे। और अनुच्छेद क्या है, धारा क्या है और जो पूरी अनुसूचियाँ हैं, पूरे सबके बारे में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे आप सभी को। और जो बचे सब्जेक्ट हैं जल्द ही हम आपको बता देंगे कौन कैसे पढ़ाएगा। तो आप लोग लगातार हमारी टीम से जुड़े रहिए, आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, समय से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो हम बताए थे जैसा कि अगले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास में राजपूत वंश पढ़ाएंगे, राजपूत वंश या राजपूत काल। तो आइए देखते हैं राजपूत वंश या राजपूत काल के बारे में। राजपूत वंश या काल, इसका समय देख लेते हैं। इसका समय है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी तक। तो अब ये हो गया। अब देखते हैं कि राजपूत वंश कौन थे, कहाँ से आए थे। थोड़ा सा इसके बारे में तमाम इतिहासकारों ने बताया है, तो उनके विचारों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं राजपूत वंश, राजपूत कौन थे। तो कर्नल जेम्स टॉड का कहना है, कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ ये कहते हैं कि ये सब विदेशी जातियां थी, विदेशी जातियां। भोरीशंकर हीराचंद, भोरीशंकर हीराचंद भोरीशंकर हीराचंद का कहना है कि ये सभी प्राचीन क्षत्रिय जातियां थी, प्राचीन क्षत्रिय जातियां थी। जबकि पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, उनका कहना था कि अग्निकुंड की उत्पत्ति से। जबकि अगला है भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा भंडारकर, उनका कहना है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति से। तो देखते हैं चंद्रवरदाई का क्या कहना है। चंद्रवरदाई ने बताइए अग्निकुंड की उत्पत्ति से, अग्निकुंड की सिद्धांत की उत्पत्ति से। जबकि भंडारकर का कहना है कि ये ब्राह्मणों सिद्धांत की उत्पत्ति से। ये तमाम इतिहासकार हैं, इनका तमाम कहना था कि ये यहाँ से आए थे राजपूत। जैसे कर्नल जेम्स टॉड स्मिथ ने कहा विदेशी जातियां थी, जबकि भोरीशंकर हीराचंद ने कहा प्राचीन जो पुराने क्षत्रिय वंशज के थे। जबकि चंद्रवरदाई अग्निकुंड के सिद्धांत की उत्पत्ति से, और भंडारकर का कहना है कि ब्राह्मणों के सिद्धांत की उत्पत्ति से। तो इनके बारे में है कि राजपूत कौन थे, कहाँ से आए थे, कुछ इतिहासकारों का कहना था। लेकिन अगर हम देखें कि राजपूत वंश के जो शासक रहे हैं, उनका इतिहास कहाँ से हमें मिलता है, हम उनके इतिहास के बारे में कहाँ से पूरी जानकारी मिलती है कि इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष किया, कहाँ से आए, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, कैसे कैसे। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं नयन चंद्र सूरी का कहना है। नयन चंद्र सूरी कहता है कि हमीर महाकाव्य में, तो नयन चंद्र सूरी का कहना कि हमीर, इनके द्वारा रचित है हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित था हमीर महाकाव्य। इसमें इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनके इतिहास के बारे में स्रोत जो है नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में मिलता है। तो ये देखा जाए कि राजपूत वंश कौन थे, इनके इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है।
और इनका समय क्या था, ये सब हमने बताया। तो अब आते हैं पहले राजपूत वंश। राजपूत वंश को 4 वंशों में बांटा गया था। कुल राजपूत वंश 36 हैं। तो आइए देखते हैं पहले एक एक करके। राजपूत वंश, इनको 4 भागों में बांटा गया था। सूर्य वंश, इसमें कुल 10 वंशों की संख्या थी। चंद्रवंश, इसमें कुल 10 किसमें 10। और ये था अग्निवंश। अग्निवंश में कुल 4 थे, वंशों की संख्या कुल 4। और जबकि ऋषि वंश में अग्नि में 4, ऋषि वंश में कुल 12 थे। 12 वंशों की संख्या। तो 10, 10, 20, 24, 12, 36। तो कुल राजपूत वंशों में कुल कितने थी, कुल 36। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राजपूत वंश में कुल वंशों की संख्या कितनी थी, तो 36 है। जिनमें से सूर्यवंश में 10, चंद्रवंश में 10, अग्निवंश में 4 और ऋषि वंश में 12 थे। तो कुल इस प्रकार से उनकी कुल संख्या, राजपूत वंशों की कुल संख्या 36 थी। ठीक, अब ये तो हो गया कि राजपूत वंश के बारे में हमने जाना, राजपूत वंश के बारे में, राजपूतों के बारे में हमने ये देखा। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष हमने बताया था, थोड़ा जिक्र किया था तीसरे वाले लेक्चर में कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, हम बताएंगे अगले बार। अब राजपूत जब हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में तो बताएंगे। तो आइए अब देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है त्रिपक्षीय संघर्ष और इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। पहली बात तो त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्यों हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ। तीसरा क्वेश्चन, किसके किसके बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ। चौथा होगा समय कितना लगा। ये तमाम क्वेश्चन है, ये तमाम क्वेश्चन आएंगे। अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ, कितना समय तक चला, किसने शुरुआत की, किसको सफलता हासिल हुई, इन सब के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे हम। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत बेहतरीन तरीके से सरल शब्दों में बताएंगे, आप सभी को बिल्कुल समझ में आएगा। केवल आप लोग देखते रहिए बस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो आइए देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। तो हम इसको थोड़ा सा आपको फिगर के बारे में बताना चाहेंगे, फिगर्स बना के फिर समझाएंगे त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इनके बारे में। तो आइए पहले देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। पहला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष देखिए, राजपूत वंश में पाल वंश, दूसरा है प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार पूरा नाम है इसका, गुर्जर प्रतिहार वंश। तीसरा है राजपूत, राजपूत वंश। देखिए, एक पक्ष, दो पक्ष, तीन पक्ष, ये हो गया त्रिपक्ष। अब इनके बीच जो होगा संघर्ष, उसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूत वंश, इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। तो देखिए, अब त्रिपक्षीय संघर्ष का जवाब क्या है का जवाब मिला कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। क्यों हुआ, दूसरा क्वेश्चन था क्यों हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ। अभी आपने जाना कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है,
अब जानेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष एक कन्नौज बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य है, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य है, जिसके लिए पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश तीनों ने, ये गुर्जर प्रतिहार चाहता है कि हम जीत लें, राजपूत चाहता है कि हम जीत लें, पाल वंश चाहता है कि हम जीत लें। इनके बीच जो संघर्ष हुआ उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हुआ क्यों, ये जो कन्नौज है, कन्नौज बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। कन्नौज शक्तिशाली साम्राज्य था। ये कन्नौज बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके शक्तिशाली साम्राज्य होने का कई कारण था। पहली बात तो इसमें जो पहला पॉइंट है यह है गंगा और यमुना। गंगा और यमुना, गंगा और यमुना दोआब के क्षेत्र में होने के कारण देखिए, जो ये कन्नौज है ये बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। यह कन्नौज गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र में स्थित गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण, पहले जान लेते हैं दोआब शब्द आ गया है तो ये दोआब क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दोआब वो होता है जैसे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जैसे गंगा और यमुना के बीच के जो क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। तो ये दोआब के क्षेत्र में था गंगा यमुना के, तो इससे व्यापार करने में आसानी होती थी। कृषि के उद्देश्य से बहुत ही क्षेत्र अच्छा था। जैसे जब गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र होगा तो पानी का अभाव नहीं रहेगा, कृषि वहाँ बहुत ही अच्छी होगी। व्यापारिक दृष्टि जैसे नदियों के माध्यम से और सड़कों के माध्यम से आने जाने में सुविधा होती थी। और जब अगर कोई साम्राज्य है, अगर उसके पास व्यापार अच्छा हो रहा है, उसके पास कृषि अच्छी है, वहाँ रहने लायक स्थान अच्छा है, तो ऑटोमेटिक ही शक्तिशाली साम्राज्य बन जाएगा। तो इसीलिए चाहते थे गुर्जर प्रतिहार वंश की हम जीत लें, और राजपूत भी चाहते हम जीत लेते, पाल वंश चाहते थे कि हम जीत लें, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा दृश्य और बहुत ही अच्छा व्यापार करने का सरल तरीका, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कृषि कर सकते थे। वहाँ से रहने अगर पानी की सुविधा है तो जैसे सेना के घोड़े वगैरह थे, उन लोगों की पीने की आवश्यकता जो होती थी पूर्ति हो जाती थी, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। तो इसलिए ये शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। तो आइए इसको देखते हैं। पहले इसको एक बार मैप में दिखाते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ से कहाँ तक था, पाल वंश कहाँ से कहाँ तक था, राजपूत कहाँ से कहाँ से, फिगर के माध्यम से समझाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं उसके बारे में। तो आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से पहले आपको समझाते हैं। देखिए, ये हो गया आपका कन्नौज, हो गया, ये हो गया गंगा, ये है यमुना, ये गंगा, ये यमुना, ये है कन्नौज, ये है कन्नौज, इधर गंगा बह रही है, इधर से यमुना। तो ये दोनों नदियों के बीच का ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं दोआब। इसी के बीच के क्षेत्र को दोआब का क्षेत्र कहते हैं। गंगा यमुना कोई भी दो नदी हो, ये नहीं है कि केवल गंगा यमुना ही हो, कोई भी नदी हो, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो ये है गंगा, ये यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ये है कन्नौज। और अब देखिए, अब क्या है कि जो लड़ाई चल रही थी कन्नौज के लिए, ये इधर है गुर्जर प्रतिहार, इधर है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। और ये इतना पूरा इधर जो है यह राजपूत, यह राजपूत, और जो ये इधर का ये सब क्षेत्र है यह है पाल। गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, पाल वंश, ये है कन्नौज, ये शक्तिशाली साम्राज्य कन्नौज जो दोआब के क्षेत्र में पड़ता है। तो अब गुर्जर प्रतिहार वंश चाहते थे कि हम कन्नौज को जीत लें, ये हमारा पूरा साम्राज्य हो जाए, फिर धीरे धीरे आगे विस्तार करेंगे। पाल वंश चाहते थे कि इसको हम जीत लें, फिर उसके बाद हम आगे विस्तार करेंगे।
और राजपूत चाहते थे कि हम जीत लें, हम विस्तार करेंगे, हम यहाँ से व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे और धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करेंगे। तो उस टाइम उत्तर भारत, ये उत्तर भारत में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये उत्तर भारत है। अगर ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो ये नीचे का जो डॉटेड नीचे इधर दक्षिण का क्षेत्र होगा, ये सब पीछे दक्षिण का दक्षिण क्षेत्र है, जबकि डॉटेड ऊपर जितने ये सब उत्तर क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र। तो ये उस टाइम जो कन्नौज है, उत्तर क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। तो जितना इधर उत्तर क्षेत्र बहुत ही, कन्नौज उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर रहा है तो कन्नौज है। इसी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, इधर पूरब है, इधर पश्चिमी दिशा के ऊपर क्षेत्र रखा है। जैसे नीचे दक्षिण होता है दक्षिण क्षेत्र, ऊपर उत्तर होता है तो उत्तर का क्षेत्र, इधर पश्चिम होता है तो पश्चिम का क्षेत्र, और इधर पूर्व होता है तो पूर्वी क्षेत्र। तो ये पता चला कि अब फिगर के माध्यम से ये कन्नौज है, ये गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है। इधर पूरा पाल वंश शासन करते थे, इधर गुर्जर प्रतिहार वंश के, इधर राजपूत वंश के। ये हमने फिगर के माध्यम से आपको बताया। अब देखते हैं कि ये कितने समय तक चला। इसका जो है त्रिपक्षीय संघर्ष का अगर वर्ष देखा जाए, त्रिपक्षीय संघर्ष का समय, त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष का समय लगभग 200 वर्ष माना जाता है। लगभग 200 वर्ष तक, 200 वर्ष तक संघर्ष होता रहा। और इसकी शुरुआत किसने की थी? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की, वत्सराज ने की। ठीक। और अंत में निष्कर्ष, अंत में रिजल्ट क्या आता है? जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तीनों जब लड़ाई करते हैं, तो लास्ट में कौन विजेता होता है, किसको सफलता मिलती है कि लास्ट में कन्नौज को जीत लेता है? तो गुर्जर प्रतिहार, जो ये लोग हैं, जो गुर्जर प्रतिहार है ये, तो लास्ट में जो परिणाम है वो होता है गुर्जर प्रतिहार सफलता हासिल करते हैं, गुर्जर प्रतिहार। पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो पहले राजपूत वंश के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे ये हुआ। तो पहले आप जान लेते हैं, अगर पाल वंश, जैसे अगर पाल वंश पूरे में रहा था, लेकिन इसका कहीं तो साम्राज्य रहा होगा पाल वंश का। तो आइए देखते, पाल वंश का जो साम्राज्य है वो बंगाल का क्षेत्र कहलाता था। कौन सा? ये बंगाल का क्षेत्र। पाल वंश का जो साम्राज्य रहा वो बंगाल का क्षेत्र है, जबकि गुर्जर प्रतिहार का जो रहा वो राजस्थान रहा। राजस्थान एवं राजस्थान। पाल साम्राज्य का था वो बंगाल था, जबकि गुर्जर प्रतिहार का राजपूताना वंश था। और उसके बाद जो है राजपूत, उसके बाद फिर राजपूत देखते हैं, वो दक्कन का क्षेत्र, दक्कन इनके शासन करने का अलग अलग क्षेत्र था। जैसे पाल का बंगाल में था, गुर्जर प्रतिहार का राजस्थान एवं राजपूताना था, जबकि राजपूत का दक्कन। पाल वंश का बंगाल में, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान एवं राजपूताना, जबकि राजपूत का दक्कन का क्षेत्र। ये इनके शासन करने का क्षेत्र था। अब पढ़ेंगे पहले पाल वंश के बारे में। पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश में कौन कौन से शासक थे? फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा पाल वंश? फिर कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो देखते हैं, पहले अब पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। पढ़िए पाल वंश। पाल वंश के क्रम को पहले लिख लेते हैं। पाल वंश के पहले क्रम को बताते हैं, क्रम को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके बताएंगे। पाल वंश, पहला गोपाल, फिर धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, फिर विग्रहपाल, उसके बाद फिर नारायण पाल, महिपाल प्रथम, रामपाल अंतिम थी।
गोपाल पाल वंश में पहले सबसे पहले था गोपाल, जबकि रामपाल अंतिम थे। गोपाल इसने पाल वंश की स्थापना की। उसके बाद लास्ट में इसका पाल वंश का अंतिम था कौन था? रामपाल। तो आइए देखते हैं पहले गोपाल के बारे में। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। इस पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की। कब की? इनका गोपाल का जो शासन काल रहा वो 750 है 770 ईस्वी तक का। जो पाल वंश का रहा समय शासन काल रहा 750 से 770 था। तो गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। इनका शासन काल रहा 770 में। इन्होंने पाल वंश की स्थापना 750 में की थी। तो पाल वंश जो थे उन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। किसने? गोपाल ने। तो गोपाल के पुत्र कौन है? धर्मपाल। उनके पुत्र है देवपाल। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक करके शासन करते गए। तो उनके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं गोपाल के बारे में। तो आइए देखते हैं गोपाल के बारे में। गोपाल के बारे में देखते हैं। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किया था। गोपाल से केवल 2 फैक्ट याद रखना है। इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी पाल वंश की। और दूसरा ओदंतपुरी में इन्होंने मठ का निर्माण किया था। ओदंतपुरी में मठ का निर्माण किया था। केवल गोपाल से 2 बात याद रखना है कि इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी में। और जो दूसरी बात है ओदंतपुरी में मठ का निर्माण किया था। और जो मठ का निर्माण किया था ओदंतपुरी में, इसका साक्ष्य हमें तिब्बती लामा वह इतिहासकार तारानाथ से मिलता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए पेपर में, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि गोपाल ने जो ओदंतपुरी में मठ का निर्माण कराया था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ से मिलता है। तो बस गोपाल से 2 ही फैक्ट याद रखना है ना। 750 ईस्वी में इसका शासन काल रहा है 750 से 770 ईस्वी में। इन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। और दूसरा ओदंतपुरी में मठ का निर्माण करवाया था। बस इससे गोपाल से 2 ही फैक्ट याद रखना है। अब आगे आते हैं इनके पुत्र धर्मपाल के बारे में। तो धर्मपाल के बारे में पढ़ते हैं। धर्मपाल ने क्या क्या किया देखते हैं। धर्मपाल का पहले शासनकाल देख लेते हैं। तो ये 770 से 810 ईस्वी में। धर्मपाल कौन था? ये गोपाल के पुत्र थे। धर्मपाल कौन था? धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे। गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल। तो इनका शासनकाल रहा 770 से 810 ईस्वी में। लेकिन धर्मपाल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए जो धर्मपाल हैं इन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया। उनका नाम था इंद्रायुध। क्या नाम था? इंद्रायुध। धर्मपाल ने इंद्रायुध को हराकर या पराजित करके चक्रायुध जब पाल वंश चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, उस टाइम जो है कन्नौज के शक्तिशाली राजा को हराना मुश्किल था। लेकिन धर्मपाल ने कन्नौज के शासक को हराया। इसको इंद्रायुध। तो शासक कौन था? इंद्रायुध को हराकर अपने संरक्षण में चक्रायुध को शासन पर बैठाया था। तो ये एक तरह से शक्तिशाली ही रहा कि इंद्रायुध को हराकर फिर चक्रायुध को अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठाया। कहाँ? कन्नौज में। और इससे एक फैक्ट और है, और देखते हैं इसके बारे में। इन्होंने विक्रमशिला, धर्मपाल ने विक्रमशिला में इन्होंने बिहार की स्थापना की।
विक्रमशिला बिहार की स्थापना की। ये और एक और है सोमपुरी। विक्रमशिला बिहार की स्थापना की। विक्रमशिला बिहार की स्थापना की। और सोमपुरी जो पहाड़पुर में पड़ता है, पहाड़पुर बिहार की स्थापना की। बिहार की स्थापना। धर्मपाल कौन था? धर्मपाल भोपाल का पुत्र था और उसका शासनकाल क्या था? 770 से 810 ईस्वी। इन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराकर अपने संरक्षण चक्रायुध को शासन पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया। उसके बाद विक्रमशिला बिहार की स्थापना की और सोमपुरी पहाड़पुर में जो है बिहार की स्थापना की। इसने 2 बिहार की स्थापना की, विक्रमशिला बिहार और दूसरा जो है सोमपुरी पहाड़पुर बिहार की स्थापना की। उसके बाद जो और इसने क्या किया, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आंसर होगा धर्मपाल। एक काम इसने और किया, कुमारगुप्त। आप प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, जैसा कि अनुसार पढ़ा रहे हैं, प्राचीन इतिहास जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें कुमारगुप्त प्रथम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इस टाइम धर्मपाल ने उसका पुनरुद्धार करवाया। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय धर्मपाल ने क्या किया? एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी, पुनरुद्धार करवाया था। तो इन्होंने इसमें 4-5 पॉइंट थे। ये जो है धर्मपाल जो कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर इंद्रायुध को अपने को किया था, इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को अपने संरक्षण में बैठाया था। और उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरुद्धार करवाया। तो इसका शासनकाल है 770 से 810 ईस्वी। तो आप देख लेते हैं कि धर्मपाल के बारे में हो गया। अब इसके बाद अगला देखते हैं देवपाल के बारे में। देवपाल के बारे में, देवपाल शासनकाल 810 ईस्वी में देवपाल गद्दी पर बैठा। इसका जो याद करने वाली पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देवपाल में यह है कि मिहिर भोज जो प्रतिहार शासक थे, मिहिर भोज। प्रतिहार शासक कौन था? मिहिर भोज। प्रतिहार शासक मिहिर भोज। मिहिर भोज आगे जो पढ़ाएंगे प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार, तो उसमें मिहिर भोज के बारे में बताएंगे। तो उस प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित कर दिया था। किसने? देवपाल ने। देवपाल का गद्दी पर बैठा 810 ईस्वी में। और इसने देवपाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? मुंगेर को। राजधानी बनाई। देवपाल ने अपनी राजधानी का बनाया मुंगेर को। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। इसके बारे में इतना ही 2-3 पॉइंट है। अब आते हैं महिपाल प्रथम के बारे में देखते हैं। महिपाल प्रथम
आइए देख लेते हैं महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, जबकि गोपाल जो है वो प्रथम था, प्रथम संस्थापक था। गोपाल जो प्रथम संस्थापक था पाल वंश का, पाल वंश का। अगर देखा जाए दूसरा संस्थापक तो महिपाल प्रथम को दूसरा संस्थापक माना जाता है, दूसरा संस्थापक पाल वंश। और महिपाल प्रथम ने क्या किया? महिपाल प्रथम ने बौद्ध धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार किया और उसका संरक्षक था। तो महिपाल प्रथम ने इतना याद करना है कि दूसरा, इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूसरा पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो महिपाल प्रथम को। पाल वंश में कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म के ज्ञान प्रचार प्रसार किया और उसका संरक्षक था? तो महिपाल प्रथम। केवल 2 क्वेश्चन, इससे केवल 2 ही क्वेश्चन बनते, 2 क्वेश्चन को याद कर लेना और उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने लायक नहीं है। तो अब आइए फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में जैसे पाल वंश हो गया और उसके बाद फिर अब गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, फिर राजपूत पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और जो वंशज हैं आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लेकिन अब पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल। बस, तो इस तरीके से पाल वंश हो गया। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में भी देखते हैं, उसके बाद राजपूत के बारे में, फिर उसके बाद आगे देखते हैं धवल वंश, शेर वंश, पांडे वंश, गढ़वाल वंश जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश से पहले हम आपको एक बातें बताते हैं, जो बताते प्रथम चरण त्रिपक्षीय संघर्ष का। प्रथम चरण में कौन प्रतिहार से थे, कौन पाल वंश से और कौन राजपूत वंश। तो आइए देखते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रतिहार वंश। तो प्रथम चरण त्रिपक्षीय संघर्ष का, प्रथम चरण त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए ये जो है पहले पाल, प्रतिहार, फिर गुर्जर प्रतिहार कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ राजपूत। हम इसलिए ऐसा बनाते हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको समझ में आए कि त्रिपक्षीय संघर्ष है, यहाँ बीच में कन्नौज है जैसे पहले बताए थे। तो अब देखते हैं कि प्रतिहार से कौन था, पाल से कौन था, राजपूत से कौन था, किनके बीच हुआ। तो प्रतिहार से जो गुर्जर प्रतिहार से यहाँ से वत्सराज जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। गुर्जर प्रतिहार से वत्सराज थे। और पाल वंश देख लेते हैं। और राजपूत से कैसे कैसे कौन थे, तो राजपूत से जैसा कि ध्रुव थे, और पाल वंश से धर्मपाल। तो ये जो है पाल वंश से धर्मपाल, इधर से ध्रुव। देखिए अब देखिए प्रथम चरण है किसका? त्रिपक्षीय संघर्ष का। जब त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी, शुरुआत किसने की थी? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर पूछा ये जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? वत्सराज ने शुरुआत की थी। लेकिन अब तीनों देखो, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राजपूत। अब यहाँ से धर्मपाल आगमन करते हैं और इधर से वत्सराज, इधर से ध्रुव। अब इन तीनों के बीच में प्रथम चरण में इन तीनों के बीच युद्ध हुआ था, वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव। कौन? वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव, इन तीनों के बीच में प्रथम चरण का युद्ध हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए, कन्नौज के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए। लेकिन प्रथम अगर पूछा जाए शुरुआत किसने? वत्सराज ने। जबकि आप सभी को बताया हमने कि अगर रिजल्ट देखा जाए किसको लास्ट में सफलता मिली तो गुर्जर प्रतिहार को, ये जो है गुर्जर प्रतिहार, इनको सफलता मिली थी। तो अब देखते हैं, हम लोगों ने पाल वंश पढ़ डाला, पूरा हो गया, हमने पूरा पढ़ाया आपको पाल वंश। अब पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूत वंश। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो
तो गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश और उसके बाद फिर अगला पढ़ेंगे जैसे चेर वंश, पांडे वंश, गढ़वाल वंश, इन सब के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। 5 बजे हमारा लेक्चर आएगा तो हम ये त्रिपक्षीय संघर्ष और राजपूत वंश पूरा खत्म कर देंगे। फिर थोड़ा सा उसमें चर्चा कर लेंगे दिल्ली सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत काल के बारे में अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं और उसके बाद आगे वाली वीडियो में मिलते हैं तो हम बताएंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। हाँ, एक बात और ध्यान देना, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिए। आपको कमेंट का पूरा ख्याल रखा जाएगा और रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और हमारे जो है सहयोगी टीम में जो भी टीचर हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप भी मेहनत करके पढ़ाई करिए और मध्यकालीन भारत से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती है और उनसे हमने कुछ हट के और कुछ ज़्यादातर फैक्ट रखने की कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। ऑल वन डे एग्जाम में कह रहे हैं, आप पढ़ के जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो हमसे आके मिल लेना, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्योंकि हम बहुत ही सरल शब्दों में और बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए और उसके बाद फिर क्वेश्चन आप करके आइए। हाँ, जैसे ही ये दिल्ली सल्तनत हमारा अगला खत्म होगा तो हम 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें उसमें ऑप्शन भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी हम बताएंगे और पूरा प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चनों का देंगे। अगर आप जैसे एग्जाम नज़दीक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो केवल अगर उस क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएंगे तो गारंटी है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, इतना गारंटी है। तो आप लोग मध्यकालीन भारत हम आपको एकदम बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाएंगे, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप लोग चैनल से लगातार जुड़े रहिए और मेहनत करके पढ़ाई करिए। आप लोग भी मेहनत करिए क्योंकि हम लोग जिस तरह से मेहनत करके पढ़ाते हैं उस तरह से आप लोग भी मेहनत करिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।